अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। बहुत सारे लोग यही भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग यही भूल कर क्विट कर देते हैं कि नहीं भैया मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। कभी ये भूलना नहीं चाहिए। जब भी आपके मन में सवाल आए, आपने सोचना चाहिए कि भैया शुरू क्यों किया था, उसके जो पॉजिटिव्स है वो आप निकालिए, खोद खोद कर निकालिए। हो सकता है कि आपको नेगेटिव्स जो है ज़्यादा दिखाई देने लगे, आपको खुद पर शंका होने लगी कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे ना कर पाएंगे। मगर ये भूलिए मत कि आपने जो प्रिपरेशन है वो शुरुआत क्यों की थी, क्या रीज़न था उसके पीछे शुरुआत करने का। अपने आप आपको मोटिवेशन जो है वो मिल जाएगा और अपने आप आपकी जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 28 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ी गैप हुई थी, आप सभी को पता है उसका कारण क्या है। तो थोड़ी हो जाता है, कभी कभार गैप जो है वो हो जाती है। तो अब यहाँ पर कंटिन्यूटी में हमें देखने को मिलेगा। तो 28 सितंबर जो है उसका हम यहाँ पर एनालिसिस देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर वेरियस कोर्सेस मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जो एमएम एकेडमी ऐप है डाउनलोड करना है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगहों पर मिल जाएगी। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस आपके लिए लाए गए हैं जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रीजन है, ये रीजन कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर हम देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हमें खास देखने को मिलती है। और पूरा न्यूज़पेपर फ्रंट पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक पूरा हम गो थ्रू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज का न्यूज़पेपर देखते हैं। पहले पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रंट पेज जब हम देखते हैं तो पहली ही न्यूज़ में जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जबरदस्त तरीके का जो राइम है उन्होंने जुड़ाया है। उन्होंने कहा है कि नो एंड डेट, नो वैक्सीनेट, स्टिमुलस रोलिंग, वोंट हेजिटेट टू स्पेंड। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो वैक्सीन है वो तो आई नहीं है भाई साहब, तो हम स्टिमुलस जो है वो दे रहे हैं और भी स्पेंड करने के लिए हम हेजिटेट जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर जो बात की गई है स्टिमुलस की, तो सरकार जो है वो खर्च कैसे करती है। तो जब हम थोड़ा बजट देख लेते हैं तो बजट में क्या होता है कि सरकार के पास पैसा आता है जिसे हम रिसीट्स कहते हैं और सरकार खर्च करती है जिसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो रिसीट जो है अलग अलग तरीके से आते हैं। आपने अगर मेरा बजट का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बजट के वीडियो में सारी ही चीज़ें एक्सप्लेन की है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट कितना होता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर रिसीट जो होता है, मतलब सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है ना, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो रिसीट्स है अलग अलग तरीके की होती है और सरकार जो है फिर वो खर्च भी करती है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सरकार की आमदनी 8 नहीं है, खर्चा रुपया है। मतलब क्या है, सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है। अब फर्ज कीजिए कि अगर आपकी इनकम जो है वो है 5000, लेकिन अगर आपको खर्च करना पड़ रहा है 10,000 रुपये, तो ये जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये है ये आप कैसे लाओगे।
तो बट ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पर किसी न किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो सरकार भी क्या करती है कि जब उनकी आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया है तो जो भी एक्स्ट्रा वो खर्च कर रहे हैं वो उधार लेते हैं, है ना। ये अब ये अलग अलग तरीके का होता है, ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कहाँ कहाँ से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार को क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं से बॉन्ड्स भी इशू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब प्रॉब्लम क्या चल रही है, प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो इनकम आ रही थी, सरकार को लग रहा था भाई साहब 5,000 रुपये आएंगे, लेकिन आए कितने हैं, आए 2,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये जो है वो आ रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, पेंडेमिक आ गया, है ना। जो लोग हैं वो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं रहा है, जो चीज़ें हैं वो बेची ही नहीं जा रही है, तो जिस वजह से जीएसटी सरकार के पास आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। उसी के साथ साथ लोगों की जॉब चली गई, तो जो इनकम टैक्स है वो भी यहाँ पर कम हो गया है, जो कंपनीज है उनको नुकसान हो रहा है, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी कम हो गया है। तो सरकार के पास जो 5,000 रुपये आने थे वो कम तो हो ही गए, लेकिन अब लोगों को सस्टेन करने के लिए, लोगों के सर्वाइवल के लिए सरकार को जो 10,000 रुपये खर्च करने थे अब यहाँ पर 15,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले 5,000 रुपये उधार लेने पड़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर उधार जो है वो ज़्यादा लेना पड़ रहा है। यही होता है स्टिमुलस, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5,000 रुपये फॉर से कि अगर आप 5,000 रुपये उधार ले रहे थे किसी से, लेकिन अगर आपको सीधा 15,000 रुपये उधार लेने की जरूरत पड़ जाए, है ना, क्योंकि आपको खर्च जो है वो ज़्यादा करना है, तो खर्च ज़्यादा करना यही होता है स्टिमुलस। तो सरकार ने क्या कहा है कि भैया यहाँ पर स्टिमुलस जो है वो देने के लिए हम हेजिटेट नहीं करेंगे, और भी अगर स्पेंड करना पड़े तो हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर फार्मर से रिलेटेड भी बातें आ रही है। अब देखिए ये जो पहली न्यूज़ हमें देखने को मिली है न्यूज़पेपर में, तो इससे से रिलेटेड कई सारे एडिटोरियल्स भी हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए लगे हाथ यहाँ पर एडिटोरियल जो है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी ही चीज़ें हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेंगे, और फिर उसके बाद फिर से जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, न्यूज़ है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिटोरियल की, मतलब फार्मर्स फ्रीडम टू सेल, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फार्मर्स बिल जो है उस पर ये बात कर रहा है। जो 3 बिल हमें देखने को मिल रहे हैं उस पर जो इतना आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसे जानेंगे, और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ये भी हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो 3 बिल सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं वो ये है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसे FPTC भी कहा जा रहा है। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जिसे FAPAFS कहा जा रहा है। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 का, जिसे ECA भी कहा जा रहा है। अब हम यहाँ पर उल्टे तरीके से चलते हैं, मतलब पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद इसे देखेंगे, और फिर लास्ट में इसे देखेंगे, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज बिल जो है इसके रिगार्डिंग हमें जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली है। इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें बोला गया है कि वेल्थ क्रिएशन जो है वो होना चाहिए। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन की है। तो वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, और वेल्थ क्रिएशन के लिए इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा लायबल है, इंडिया हो सकता है। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए उसके भी प्रूफ हमें देखने को मिले हैं। और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला कि जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है उसे यहाँ पर हटा देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सरकार इंटरफेयर करेगी उतना ही प्राइवेट सेक्टर जो है दूर भागेगा, और जब प्राइवेट सेक्टर दूर भागेगा तो हमारा वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसी के चलते हमें एसेंशियल कमोडिटीज़ ये जो एक्ट है ये देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें हमें देखने को मिलता है अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में वेल्थ क्रिएशन कैसा रहा है ओवर दी टाइम पीरियड। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले इंडिया जो उसका वेल्थ क्रिएशन आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा रहा है ना, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। एट प्रेजेंट जो है ये देखो टुल्लू कंट्रीज़ जो अभी इतनी उड़ रही है, पहले आई भी नहीं थी, जन्म भी नहीं लिया था। यहाँ पर आप देखोगे चाइना और इंडिया जो है इन्हीं का वेल्थ क्रिएशन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और चाइना के मुकाबले इंडिया का तो बहुत ज़्यादा। और फिर ओवर द पीरियड यहाँ पर हमें कमतरता जो है वो देखने को मिली है। वॉल्यूम आप देखिए कम हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पर चाइना जो है उसका यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इंडिया का जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाया। तो अब पास्ट में जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई बच्चा है जो पैदाइशी आंख पर सुन नहीं पा रहा है तो फिर वो कभी नहीं सुन पाएगा, लेकिन अगर कोई बच्चा है जो पहले सुन पाता था, पहले बोल पाता था, लेकिन अभी बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो हो सकता है उसकी गुंजाइश है कि वो बोल पाए, सुन पाए। उसी तरीके से अगर कोई कंट्री पहले से अगर उसका वेल्थ नहीं बन पा रहा है तो फिर वो कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री है जो पहले मार्केट लीडर थी, वेल्थ उसके पास सबसे ज़्यादा था, तो फिर बाद में तो यहाँ पर वेल्थ जो है वो क्रिएट हो सकता है ना। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए, मतलब ये तो अब कंफर्म हो गया कि इंडिया के पास वेल्थ क्रिएशन हो सकता है।
अब वेल्थ क्रिएशन होगा कैसे? तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि वेल्थ क्रिएशन हो सकता है अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। प्राइवेट सेक्टर जब यहाँ पर उड़ी मारे, अब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होने के बाद वेल्थ क्रिएशन होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसके भी कई एग्जांपल्स हमें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिले थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो पब्लिक सेक्टर है उसके आप पोर्ट्स देखिए, यहाँ पर उसका कितना वेल्थ क्रिएशन हुआ है, और वही अगर आप प्राइवेट सेक्टर देखो तो देखिए कितना बड़ा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें किस तरीके से वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को मिला है ना। तो ये कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिले हैं। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टील और सीमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोल है ये क्लोज सेक्टर था, तो कोल का देखिए जो क्लोज था, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो देखिए कितनी ग्रोथ हुई है। वही जो ओपन था जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व था, वहाँ पर देखिए कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, और वो हमने एग्जांपल जीडीपी का भी देखा था। जीडीपी जब से हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, तब से हमारी जीडीपी जो है वो भी अच्छी खासी ग्रो होनी शुरू हुई थी, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें तो हमारी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है, मतलब हमारा वेल्थ क्रिएशन जो है वो हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि प्राइवेट सेक्टर को कौन कौन सी चीज़ों में इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डिपेंडेंट है, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में देखें तो कम है। मतलब लगभग अगर देखिए 50% पॉपुलेशन जो उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो 15% से लेकर 70% तक कर पा रहा है। तो अब यहाँ पर एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब एग्रीकल्चर में अगर ग्रोथ लाना है तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ ऐसा हो जाएगा फार्मर्स को आप लोन वेवर दे दो, नहीं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ये ज़रूरी होते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जो है प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसे थोड़ा हमें अलग करना पड़ेगा। उसमें भले आप ट्रांसपोर्टेशन बोलिए, उसमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ बोलिए, ये सारी चीज़ें बोलिए। हमारे बजट में स्टोरेज फैसिलिटीज़ के बारे में बात की गई है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें बोलते हैं तो सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। सब कुछ अगर गवर्नमेंट करेगी तो फिर तो पता है आपको कैसा हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसके तहत। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मतलब कि जो ओनियन प्राइजेस है वो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आप यहाँ पर इससे ज़्यादा स्टोरेज जो है वो नहीं करना चाहिए, आप यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है, हाल ही में आपको देखने को मिला है ना, ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसे यहाँ पर बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? ओनियन के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्या होता है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वॉल्व क्यों होगा? उसको फायदा चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए, तभी जाकर इन्वॉल्व हो सकता है ना। तो अब फायदा लेने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर ये करेगा कि भैया एक काम करो, आप जितनी भी आपका प्रोड्यूस आया है, आप यहाँ पर टोमेटो ले लो, आप यहाँ पर ओनियन ले लो, जितना भी आपका प्रोड्यूस आया है, हम यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाते हैं जिसमें हम ये पूरा माल जो है वो स्टोर करके रखेंगे, और फिर जब अच्छा दाम आ जाएगा तब हम इसको बेचेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर ही अगर सरकार बैन लगा दे कि नहीं आप सिर्फ 1 किलो ही स्टोर करके रख सकते हो, तो फिर प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे बाहर काय को हम यहाँ पर ये करेंगे, फिर काय को फालतू का हम स्टोरेज फैसिलिटी इतना खर्च करेंगे, क्या हमको दान करना है? ये नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर सरकार ने हटा दिया तो फिर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वॉल्व होगा। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ डेवलप करेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करेगा, और फिर इससे क्या होगा, फार्मर्स जो है वो यहाँ पर बड़े हो सकते हैं, फार्मर्स की जो इनकम है वो यहाँ पर बड़ी हो सकती है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है ये हमें देखने को मिला है, ये वाला एक्ट, जिसके तहत यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोला है कि भैया हम यहाँ पर हमारा जो इंटरफेरेंस है वो कम कर देंगे। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है ग्राफ के जरिए। अगर आपको नहीं पता है तो इकोनॉमिक सर्वे का मेरा वीडियो आप जरूर देखिए, आप टाइप कीजिए इकोनॉमिक सर्वे बाय मयूर मोगरे, उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। उसमें हमने ग्राफ देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्राइजेस है ओनियन के वो इस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्टॉक लिमिट लगाई गई फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला ओनियन प्राइजेस के प्राइस में, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उनका इंटरफेरेंस कम रहना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने इस बिल के तहत यहाँ पर बोला है कि भैया हम हमारा इंटरफेरेंस जो है वो कम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अपना इंटरफेरेंस है वो कम कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ पर एक्सपोर्ट जो उसको भी बैन कर रहे हो। तो ये कैसा दोहरा व्यवहार हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आप अगर यहाँ पर बैन, मतलब अगर आप अपना सब कुछ निकाल रहे हो, है ना, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये हमारे एडिटोरियल में बात की गई है, जो हम एडिटोरियल कवर कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ें बोली गई है। तो एक तरफ जो आप बोल रहे हो कि आप यहाँ पर डीरेगुलराइज कर रहे हो, आप यहाँ पर बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करोगे, तो एक्सपोर्ट जो है उसको जो आपने बैन किया वो क्यों किया फिर,
है ना। ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट के तहत क्या है कि गवर्नमेंट जो अपना इंटरफियरेंस कम कर रही है, और इंटरफियरेंस कम होना चाहिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला गया है, जिससे कि फार्मर जो उनका यहाँ पर भला हो सकता है। अब दूसरी तरफ ये वाला जो है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल जो है 2020 का, ये बहुत बड़ी जो मुसीबत है ये खड़ी कर रहा है। मुसीबत बोलने के बजाय कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमें इस कंट्रोवर्सी को भी समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से इसको, है ना। तो इसको भी जान लेते हैं। देखिए बेसिकली बात कैसी है, नॉर्मली सब कुछ एपीएमसी के बारे में हमें देखने को मिल रहा है। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फार्मर है, फार्मर ने यहाँ पर क्या किया, अपना जो प्रोड्यूस है वो किया, मतलब जो भी इसने अनाज जो है वो लिया। अब फार्मर खुद को खाने के लिए लगता है क्या, नहीं, यहाँ पर खुद तो रख लेगा, खुद को खाने का जितना चाहिए सस्टेनेबिलिटी रख लेगा, लेकिन जो बचा हुआ है वो यहाँ पर बेचने जाएगा। अब जो फार्मर है वो कहीं पर भी बेच सकता है क्या, जी नहीं, कहीं पर भी नहीं बेच सकता है, उसको यहाँ पर एपीएमसी में बेचना पड़ेगा। एपीएमसी जो मंडीज है वो होती है, उसमें जाकर बेचना पड़ेगा। अब ये जब यहाँ पर जाता है तो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर बेचता है क्या, नहीं, इसमें हमें जो मिडल मैन है ये देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे मिडल मैन बोल रहा है तुम्हें पहले मुझे देना होगा। अब साला मतलब चेहरा ऐसा है कि अच्छी बात भी गंदी लगने लगती तो यहाँ पर कैसा है कि ये जो मिडल मैन है ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भैया हम यहाँ पर बेचेंगे। तो मिडल मैन जो है ये पहले यहाँ से लेते हैं, मतलब यहाँ पर पहले वो पूरा प्राइस वाइज देखते हैं और फिर उसके बाद उस प्राइस पर यहाँ पर फार्मर से लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फर्ज कीजिए कि फार्मर को 1 किलो व्हीट उगाने में लग रहा है 20 रुपया, ठीक है, लेकिन ये जो है अगर 1 किलो व्हीट जो है ये अगर 10 रुपये में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोनोपोली बना लेते हैं ना, सारे जो मिडल मैन है एक साथ आकर मोनोपोली बना लेंगे कि हम यही खरीदेंगे, हम यही करेंगे। इस तरह की मोनोपोली अगर बनाने लग जाए तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर फार्मर जो है उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मंडी में बेचा जाता है, एपीएमसी में बेचा जाता है, तो इस पर टैक्स भी लगता है, और टैक्स किसको मिलता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको मिलता है, ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर टैक्स जो है वो सरकार को मिल रहा है तो सरकार भी खुश हो रही है, लेकिन अगर इनको दाम जो है वो अच्छा नहीं मिल पा रहा है, दाम जो है वो अगर अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर इसके लिए एमएसपी हमें देखने को मिलता है। एमएसपी मतलब क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर मिनिमम सेलिंग प्राइस, कि मतलब क्या है कि अगर आपको जितना आपको दाम चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है आपको मिनिमम इतने रुपीज़ पे खरीदेगी ही खरीदेगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये होता है एमएसपी का। एमएसपी मतलब क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अलग अलग इसके लिए अलग अलग दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है रेट होता है जिस पर गवर्नमेंट जो है वो खरीदती है फार्मर से, और वो कब खरीदती है कि भाई फार्मर को अगर जो ट्रेडर्स है उनसे अगर सही दाम नहीं मिल पा रहा है, अगर उनको लॉस में हो रहा है, तो फिर हम उनसे खरीदेंगे कम से कम इतने प्राइस पे तो भी। और ये जो है ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। एमएसपी जो है सरकार जो निकालती है ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट होता है कि भैया कितना यहाँ पर डिमांड है, कितना सप्लाई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना है, जिसमें हमें A2+FL मेथड जो है वो देखने को मिलती है। अगर आपको याद होगा कई बार हमने डिस्कशन किया हुआ है ना। उसी के साथ साथ जो मार्केट है उसमें कैसे प्राइजेस चल रहे हैं, उसी के साथ साथ जो सीड्स है या उसी के साथ साथ जो फार्मर्स है कितना उनको खर्चा लग रहा है, क्या हो रहा है, उसके तहत जो एमएसपी है वो यहाँ पर डिसाइड की जाती है। और एमएसपी के तहत यहाँ पर जो पैसे हैं वो फार्मर को दिए जाते हैं, मतलब उस प्राइस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फार्मर से खरीदती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये नॉर्मल पर्सपेक्टिव में इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो एक्ट लाया गया है या फिर बिल हम बोल सकते हैं, ये जो लाया गया है इसके तहत क्या होगा, इसके तहत यहाँ पर एक दूसरा ही जो लेन है वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि अब फार्मर जो है, फार्मर को पहले इसी रास्ते से जाना पड़ता था, लेकिन अब फार्मर के पास दूसरा रास्ता भी आ चुका है जो कि है ये वाला। मतलब फार्मर को अगर ये रास्ते से नहीं जाना है, अगर ये रास्ते से उनको अच्छे रेट जो है वो नहीं मिल रहे हैं, अच्छे तरीके से भाव नहीं मिल रहे हैं, तो फिर अब फार्मर जो है वो सीधा बाहर कहीं पर भी बेच सकता है। मतलब अब फार्मर को सिर्फ एपीएमसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, अब फार्मर दूसरी जगह पर भी सेल कर सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब फार्मर के पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे तो बट ऑब्वियस है कि फार्मर जो है वो अब यहाँ पर खुद के भाव जो है वो यहाँ पर मांग सकता है, खुद के भाव यहाँ पर ले सकता है। तो फार्मर के लिए एक एडवांटेज हो गया। उसी के साथ साथ एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया तो पहले तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है फार्मर्स को पहुँचाएगा, बहुत अच्छी तरीके से फायदा पहुँचाएगा, है ना। जिस तरीके से जियो का हुआ था, जियो ने पहले ये लो फ्री लो फ्री लो फ्री लो पूरी कॉम्पिटिशन खत्म कर दी, उसके बाद अब यहाँ पर अपनी मोनोपोली जो है क्रिएट हो गई है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो क्या कर सकता है, पहले यहाँ पर फार्मर को जो रेट चाहिए
चाहिए वो दे दो, मतलब फार्मर जो है ये वाला जो रास्ता है ये खत्म ही कर दे, मतलब एपीएमसी का अस्तित्व जो है वही खत्म हो जाए और उसके बाद अपनी मोनोपोली जो यहाँ पर क्रिएट कर दे। ये जब एक बार ये एपीएमसी खत्म हो गई उसके बाद यहाँ पर आप बोलेंगे नहीं भैया हमको तो यही रेट में खरीदना है, हमको तो यही रेट में खरीदेगा, तो ऐसा यहाँ पर क्रिएट हो सकता है जिससे कि फार्मर जो है लॉन्ग टर्म इसमें फार्मर का नुकसान हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एमएसपी है, एमएसपी हमें देखने को मिलता है एपीएमसी, मतलब अगर आप एपीएमसी में बेच रहे हो तो आपको एमएसपी मिलेगी, अगर आप बाहर बेच रहे हो तो एमएसपी जो है उसका कोई लेन देना नहीं है। तो अब अगर एपीएमसी ही खत्म हो जाएगी लॉन्ग टर्म इसमें, तो फिर यहाँ पर एमएसपी जो है वो भी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो फार्मर जो है उनको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बेसिकली फार्मर की मांग है कि भैया जो आप एमएसपी है ये 50% और ज़्यादा इंक्रीज करो, क्योंकि हमारा यहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है। आप चाह रहे हो ना 2022 तक हमारी इनकम जो है वो डबल होनी चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर एमएसपी जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ एक और खास चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर फार्मर ये रूट से जाते हैं तो यहाँ पर टैक्स भी नहीं दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका भी नुकसान होगा, है ना। लेकिन अगर आप देखो नॉर्मल पर्सपेक्टिव में, ये तो ठीक है हम लॉन्ग टर्म इससे हम इमेजिन कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि हो सकता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा करे, लेकिन अगर नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर मिडल मैन जो है वो बेसिकली खत्म हो जाएगा, मिडल मैन खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर फार्मर जो है उसको जिस तरीके का चाहिए वो हो सकेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो वेल्थ क्रिएशन जो है वो अपने आप होगा, है ना। जो एग्रीकल्चर है कमर्शियलाइज जब हो जाएगी प्रॉपर तरीके से तो अपने आप वेल्थ क्रिएशन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, एक फायदा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर कंपेंसेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो हमारा एडिटोरियल है उसमें यहाँ पर बोला गया है जो ऑथर है उनके द्वारा कि देखिए यहाँ पर हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी होता है। जैसे कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसका बोला था, टीओपी का, टॉप का, मतलब क्या है टोमेटो ओनियन पोटैटो का, है ना। इसकी प्राइजेस यहाँ पर स्टेबलाइज होने चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो उसके लिए 500 करोड़ जो है वो भी अलोकेट किए गए थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो 5% जो इसका वो भी इसके लिए खर्च नहीं किया गया। प्राइस फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल ही रही है, कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अपोजिशन जो है, अपोजिशन वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एमएसपी जो है यही नष्ट हो जाएगा, एमएसपी नष्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पर कंटिन्यूसली बोल रही है कि एमएसपी रह रही है, एमएसपी रह रही है, हालांकि अभी कैबिनेट ने और यहाँ पर एमएसपी जो है वो अप्रूव कर लिया है, तो एमएसपी चली जाएगी, एमएसपी चली जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोलना है जो अपोजिशन है उनका, है ना। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये करना चाहिए, और जो एक ये बोलते हैं सांत्वना देना चाहिए कि एमएसपी जो है वो रहना चाहिए, लिखित में यहाँ पर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि एमएसपी जो है वो रहेगी, और हमें पार्लियामेंट में भी देखने को मिल रहा है कि एमएसपी पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट ने की नहीं है। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र जो है उसने भी पहले, मतलब कुछ साल पहले यहाँ पर ये जो है ये हटा दिया था, मतलब फार्मर जो उसको यहाँ पर फ्री हैंड दे दिया था कि आप कहीं पर भी बेच सकते हो, ठीक है। तो ये किया गया था। इससे क्या हो रहा था, इससे कंपटीशन जो है बिल्डअप हो रही थी। नहीं तो क्या है, एपीएमसी में ही अगर आप बेच रहे हो तो यहाँ पर कोई कंपटीशन है ही नहीं, एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, सब कुछ खराब, ट्रांसपोर्टेशन खराब, सब खराब, है ना। लेकिन अब क्या होगा, जब यहाँ पर ये हो रहा है, जब यहाँ पर आप दूसरी जगह पर भी बेच पा रहे हो, तो जो एपीएमसी है उसको यहाँ पर सस्टेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो मिडिल मैन होते हैं उनको लाइसेंस लगता है, यहाँ पर कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो एक ये भी मुद्दा आ रहा है कि भैया यहाँ पर लाइसेंस रहता है, इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो भी इंसान मिडिल मैन है ये एटलीस्ट उसके बारे में सब कुछ पता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं पता, यहाँ फार्मर का शोषण हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये भी हो रहा था कि गवर्नमेंट के जो खास है उन्हीं को यहाँ पर लाइसेंस जो है वो मिल रहा था, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर कैंसिल कर दिया था कि आप यहाँ पर कहीं पर भी बेच सकते हो, इससे क्या हो रहा था, एपीएमसी में कंपटीशन पैदा हो रही थी, जिससे कि अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, सारी चीज़ें बोली, ये भी यहाँ पर डेवलप करने की जिम्मेदारी एपीएमसी के ऊपर हो रही थी। तो ये पूरा सिनारियो हमें देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पर सवाल एक बहुत बड़ा आता है जो सभी के मन में है कि सेंटर जो है क्या वो लॉज बना सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो क्या सेंटर इस पर लॉज बना सकती है। तो देखिए अगर हम 7th शेड्यूल देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती है ना, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं लॉज बना सकती है। जो यूनियन लिस्ट है उसमें वो सब्जेक्ट हो जाए जिस पर एक्सक्लूसिवली केंद्र सरकार लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिस पर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो एंट्री 14 है किसमें, स्टेट लिस्ट में, तो उसमें हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर जो है ये हमें स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर जो है कहाँ में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाना चाहिए, फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज कैसे बना रही है? तो देखिए इसके लिए हमें आर्टिकल भी देखने को मिलता है, आर्टिकल 249 देखने को मिलता है, जिसके तहत यहाँ पर अगर नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर लॉज बना सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट देखते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर हम एंट्री 33 देखते हैं तो उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, प्रोडक्शन एंड सप्लाई से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, भले वो रॉ जूट हो, कॉटन सीड्स हो, ऑयल सीड्स हो, ऑयल हो, मतलब ये एग्रीकल्चर स्टफ जो होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास भी अथॉरिटी होती है, ठीक है। मतलब खासकर अगर देखा जाए प्राइस कंट्रोल, नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर जो भी चीज़ें हैं उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर लॉज बना सकती है। तो इसका मतलब आप समझ में आ गया आपको, यही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है इसी से रिलेटेड है ना, जो प्राइस है वो कंट्रोल करना। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो, नेशनल इंटरेस्ट में हो, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इस पर लॉज बना सकती है। तो इसीलिए ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है तो क्यों बना रही है। तो अब आपको ये पता चल गया क्यों बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्यों है ना। ये क्वेश्चन आपका अब सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं तीसरे इस पर, जो तीसरा हमारा हमें जो बिल देखने को मिलता है, ठीक है, तीसरा बिल वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आपको पता रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है सिग्निफाई करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो बेस्ड है प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट पर, मतलब हार्वेस्टिंग होने से पहले यहाँ पर जो दो लोग हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फार्मर के बीच में और इस इंसान के बीच में, कि भैया इतने इतने रुपए में खरीदेंगे, इस तरीके से बेचेंगे, जो स्पेसिफिक प्राइस रहेगा फ्यूचर में, है ना, इस पर अग्रीमेंट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोड्यूसर होता है वो यहाँ पर रिस्क जो है वो रिड्यूस कर सकता है ना। यहाँ पर जो प्राइस डिमांड सप्लाई चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती है। और इस पर कोई रेगुलेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर? जी हाँ, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो रेगुलेट की जाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। तो देखिए कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। यहाँ पर जो बात की गई है एडिटोरियल में काफ़ी कम है, मतलब समझ लीजिए सिर्फ 20%, यहाँ पर जितना हमने देखा उसका 20% जो एडिटोरियल में था, बाकी आपको 80% जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा इसी बात पर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों जो बिल है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, तीनों का जो प्रोसीजर है ये आपको समझ में आ गया होगा, और उसी के साथ साथ क्या इसके मायने हैं, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ्रॉम आरबीआई एंड पब्लिक सेक्टर बैंक टू एलआईसी 205 करोड़ टू पीएम केयर्स, यहाँ पर बात क्या की जा रही है, पीएम केयर्स जो उसमें काफी ज्यादा पैसा गया है। वैसा पीएम केयर्स जो है काफी ज्यादा अमीरी हमें देखने को मिल रही है। मतलब ये पहली चीज ऐसी है कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड निकाले हैं। तो खैर ये जोक था जो मैंने कहीं तो भी पढ़ा था। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पीएम केयर्स की, तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ पर पीएम केयर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। क्या यहाँ पर बात क्या की गई है, बात की जा रही है कि जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो अलग अलग जो जॉब्स में हैं, उन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है पीएम केयर्स को, है ना। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंश्योरेंस है, आरबीआई यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने 204.75 करोड़, है ना, स्टाफ सैलरीज से पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशंस केयर्स, मतलब पीएम फंड को। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि काफी सारे कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर मिले हैं। लेकिन क्या आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कितना कंट्रीब्यूशन पीएम केयर्स में आया है, कितना वहां पर खर्च हुआ है? इंपॉर्टेंट चीजें आती है कि जो न्यूज आई थी कि पीएम केयर्स जो है वो आरटीआई में नहीं आता है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन जब याचिका दाखिल की गई थी तो ये बोला गया था कि पीएम केयर्स फंड जो है वो हमें आरटीआई में देखने को नहीं मिलता है। अब आरटीआई में कौन कौन सी बॉडीज आती है, तो वहां पर पब्लिक अथॉरिटीज आती है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या, कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, अगर आसान शब्दों में समझना है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। इसीलिए तो यहाँ पर अगर आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलिए, जहां पर भी गवर्नमेंट की फंडिंग है वो बोलिए, जहां पर गवर्नमेंट सैलरीज प्रोवाइड करती है वो बोलिए, सभी पब्लिक अथॉरिटी में आता है। इसीलिए तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका भी ऑफिस अब यहाँ पर आरटीआई के अंडर में आता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर पीएम केयर्स अगर हम देखें तो पीएम केयर्स में कंट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत लोगों का मिल रहा है। अगर उस पर उसको संभालने की बात करें तो वो भी यहाँ पर हमें जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनकी वो देखने को मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर आरटीआई में क्यों नहीं आता है, इस पर काफी जो कंट्रोवर्सी है वो हमें देखने को मिली थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पीएम केयर जो है उसे समझना, ठीक है। पीएम केयर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स फंड जो है ये लाया गया है जिससे कि एक्सक्लूसिवली जो पेंडेमिक है हमारा, पेंडेमिक है। अब पेंडेमिक आपको पता है, एपिडेमिक पेंडेमिक, इसमें डिफरेंस क्या होता है?
है ना। पेंडेमिक मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हुआ हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज में स्प्रेड हुआ हो, उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। अब कोरोना जो है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है, इसलिए उसे पेंडेमिक जो है वो कहा गया है। और इसी के चलते, इसी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड जो है उसकी स्थापना यहाँ पर की गई, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देते हो तो आपको टैक्स जो है वो भी रिलीफ मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूशन, हेवी हेवी कंट्रीब्यूशन किए हैं, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर और एक फंड जो है वो भी हमें देखने को मिलता था, अगर आपको याद होगा तो वो फंड का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जिसे हम PMNRF भी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। ये वाला जो फंड है इंस्टीट्यूट किया गया था 1948 में, है ना। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे उस टाइम पर किया गया था, जिससे कि जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड होकर लोग आए हैं, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी तो कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान में रह रहे थे, मतलब भारत में ही रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अलग होने की वजह से वो पाकिस्तान की टेरिटरी में हो गए थे। तो जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका घर चला गया, सब कुछ चला गया, तो उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रखने के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है वो लाया गया था, है ना। और अभी अगर हम देखें, एट प्रेजेंट अगर हम देखें, तो अभी तो पाकिस्तान जैसी कोई कंडीशन है नहीं, तो फिर यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल होता है, तो जो भी यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, जैसे कि फ्लड्स बोलिए, साइक्लोन्स बोलिए, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये और उसी के साथ पीएम केयर्स फंड जो है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रहे हैं। और आरटीआई में आना चाहिए या नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि आपको पूछे जाए। तो ये दो न्यूज़ हमें देखने को मिलती है फर्स्ट पेज पर। बाकी अगर हम देखें तो फर्स्ट पेज पर और तो कोई न्यूज़ नहीं है। बाकी अगर हम देखें तो जो डीजीपी साहब है, जो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के केस में बिहार के जो डीजीपी साहब है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहे थे। तो अब यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर, ठीक है। तो ये भी एक न्यूज़, एक गॉसिपिंग न्यूज़ है जो हमें देखनी है, चाय पे चर्चा आप कर सकते हो इस पर। अब सेकंड पेज जब हम देखते हैं और थर्ड पेज देखते हैं तो देखिए सिटीज़ के बारे में बात होती है, ठीक है। सिटी मतलब क्या है, हम यहाँ पर दिल्ली एडिशन देखते हैं, तो यहाँ पर जो दिल्ली है उसके बारे में बात होती है कि दिल्ली में क्या क्या हुआ है। तो ये अगर देखा जाए नेशनल इंपॉर्टेंस परस्पेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो हमें इसमें देखने को मिल रही नहीं है। बाकी अगर हम देखें लीगल एजुकेशन जो उसकी बात हो रही है, अलग अलग यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो हो रही है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक सिटी में ही, सिटी एडिशन में ही हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर बात की जा रही है कि सिटीज एयर क्वालिटी जो है ये डीप हो रहा है, स्टबल बर्निंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो अब स्टबल बर्निंग जो है ये आपको पता होगा कि दिल्ली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसका हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली जो है वहाँ पर बेसिकली होता क्या है, तो काफ़ी स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है ना। तो इसीलिए स्टबल बर्निंग के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली अगर हम स्टबल बर्निंग देखते हैं तो मतलब क्रॉप जो है उसको ये कर देना, बर्न कर देना, है ना। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है, खासकर पंजाब और हरियाणा में ये हमें देखने को मिलता है। मतलब जो राइस जो चाफ होता है, ठीक है, स्ट्रॉज जो होते हैं उसको यहाँ पर क्या करना है, क्लीन करना है। क्योंकि क्या है, एक यहाँ पर फील्ड है, फार्म है, उस पर जो भी यहाँ पर रेसिड्यू बचे हुए हैं, है ना, जो उन्होंने उगाया हुआ है, तो बाद में और उनको उगाना है, तो ये पूरा साफ करना पड़ेगा। साफ करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या है, इसको बर्न कर दो, है ना। तो ये यहाँ पर हमें स्टबल बर्निंग ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि अक्टूबर शुरुआत होती है, नवंबर में इसका पीक जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसका कोइंसिडेंस जो है हमें साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल भी देखने को मिलता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो विड्रॉ हो रहा है, वो जा रहा है, ठंड काला आ रहा है। तो ऐसे सिनारियों में अब यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग है उसके पार्टिकुलेट मैटर जो है काफ़ी बुरी तरीके से स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है ये हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर स्टबल बर्निंग जो उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हमें देखने को मिलता है, पार्टिकुलेट मैटर जो 10 है वो हमें देखने को मिलता है, PM10, PM2.5, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इससे रिलेटेड देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ इसको स्टॉप करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो की गई है, जैसे कि आप यहाँ पर जो स्टबल्स है उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, उससे कैसे आप एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हमें देखने को मिले, जिससे कि हम स्टबल बर्निंग जो है उसको यहाँ पर कम कर सके, जिससे कि जो पोल्यूशन है दिल्ली में उसको भी यहाँ पर कंट्रोल में लाया जा सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और बाकी अगर हम देखें तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल नहीं है। अगर हम 7th पेज पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई खास हमें न्यूज़ आर्टिकल जो नहीं देखने को मिलती है।
और उसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल हमें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर जो आत्मनिर्भर है उनके बारे में मोदी जी बोल रहे हैं कि जो फार्मर्स है वो यहाँ पर हार्ट है आत्मनिर्भर की बनने के लिए, है ना, तो इसलिए उनका बुरा यहाँ पर क्यों चाहेंगे। खैर ये वाले तो हम बात करने वाले हैं बाद में। अब यहाँ पर हम बात करें तो एक न्यूज़ आर्टिकल हमें देखने को मिल रही है कि एनआईए के द्वारा एक हेल्ड किया गया है बंगाल टेरर मॉडल केस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा है कि यहाँ पर एक को लिया गया है, ठीक है, बरोबर सुमड़ी में लिया गया है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एनआईए के बारे में, क्योंकि आपको ये किसको लिया गया है, क्यों लिया गया है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जाएगा कि भैया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना उसके बारे में आप बताओ कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है। या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे हम एनआईए भी कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूट की गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008। जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था ना उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारी सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को अगर खतरा होता है ना, तो फिर यहाँ पर ये पूरी जो जांच है वो करेंगे। उसी के साथ साथ जो एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती है उसके लिए भी सारी चीज़ें देखेंगे। उसी के साथ साथ जो काउंटरफिट करेंसी होती है, जो नकली करेंसीज होती है, उसकी स्मगलिंग अगर हो तो उससे रिलेटेड भी देखने का काम किसका होता है, तो एनआईए जो है उसका होता है। खास अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो वो ये है कि यहाँ पर टेररिज्म जो है उसे यहाँ पर कम करना है ना, तो यहाँ पर टेररिज्म को काउंटर करना है। इसका अगर हम हेडक्वार्टर देखते हैं तो वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, न्यू दिल्ली जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इसके अलग अलग ब्रांचेस भी है, अगर हम हैदराबाद देखें, गुवाहाटी बोले, और बाकी बहुत सारे, लखनऊ में अगर देखें, मुंबई में भी है, तो बहुत, कोलकाता में भी, तो बहुत सारी जगहों पर हमें इसके ब्रांचेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि भैया इन डेप्थ यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो करो। अगर कोई भी यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी वगैरह को थ्रेट होता है ना, स्पीडी ट्रायल, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट मोटिव है। स्पीडी ट्रायल जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है ना। और एनआईए की ज़रूरत तो मतलब मुंबई टेरर अटैक के बाद हमें देखने को मिली थी, क्योंकि इस तरह के अटैक जो है वो दोबारा ना हो, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके का दिल दहला देने वाला अटैक हमें देखने को मिला था, तो इसीलिए ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ ये जो है इससे रिलेटेड हमें एक अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जो है वो भी देखने को मिलता है, जिसे हम यूएपीए कहते हैं। याद आ रहा है यूएपीए, हमने पहले देखा हुआ है। यूएपीए अगर हम देखें, अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट भी हमें देखने को मिला था हाल ही में। तो ये अगर हम देखें, एक्टिविटीज एक्ट जो है 1967 के तहत हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत जो इंडिविजुअल है उसको भी एज ए टेररिस्ट जो है वो करार किया जा सकता है ना। याद आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी हुई है, न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने जो चीज़ें हैं वो कवर की हुई है। तो इसीलिए ये मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट में ले रहा हूँ। और बाकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट होती है। देखिए कैसे न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना है, इससे भी आपको पता चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि अच्छा भाई एनआईए ने कर दिया। भैया एनआईए क्या है इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। जैसे आप एनआईए देख रहे हो न्यूज़पेपर पर, तो आपको पूरा धड़ 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 ये आ जाना चाहिए कि क्या क्या है पहले से लेकर लास्ट तक। अब यहाँ पर एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज जब हम देखते हैं तो देखिए एडिटोरियल पेज में ये वाला जो न्यूज़ आर्टिकल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगर हम इधर देखते हैं, कहाँ चला गया, अच्छा हम ऊपर आ गए शायद, हाँ, तो यहाँ पर जब हम देखें तो ये वाला अगर आप देखोगे तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये वाला जो है द राइट रिड्रेसल, इसमें बेसिकली बात की जा रही है एमएसपी की। एमएसपी जो है स्टैट्यूटरी बैकिंग, तो यही फार्मर से रिलेटेड जो हमें बिल्स देखने को मिल रहे हैं, एक्ट देखने को मिल रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये हम देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं, हम पीपीटीज में भी इसको डिटेल में देखेंगे। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पर ये वाला अगर हम बात करते हैं, अंडर ए डार्क क्लाउड मॉनसून सेशन जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर नॉर्म्स वायलेट किए हैं थ्रू एंटी फार्मर्स लॉ। तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि अपोजिशन की तरफ से है, तो एंटी फार्मर्स लॉ जो है सीधे तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ये जो न्यूज़ आर्टिकल ये मैंने इसलिए नहीं लिया है जो फार्मर्स लॉ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। फार्मर्स लॉ एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास और भी एडिटोरियल है, डिटेल में उसमें बात करूंगा। यहाँ पर बेसिकली मैंने बात की है कि किस तरीके से यहाँ पर पासिंग जो है हमें देखने को मिला है। देखिए क्या हुआ है कि जो बिल यहाँ पर पास किया गया है, ठीक है, जो बिल पास किया गया है, तो उसमें
क्या होता है कि वॉइस वोटिंग होती है, ठीक है। वॉइस वोटिंग जो है कई तरह के वोटिंग होते हैं, वॉइस वोटिंग होती है, फिर उसके बाद जो आप क्लिक करते हो कि भैया मुझे यस है नो है, वो क्लिक करना, बटन्स क्लिक करना है ना, लॉबी वाला। तो अलग अलग हमें वोटिंग सिस्टम जो है देखने को मिलती है कोई भी बिल को पास करने के लिए। अब देखिए जो बिल्स होते हैं वो पास किस तरीके से किए जाते हैं। बिल्स को पास करने के लिए वहां पर रीडिंग होती है, किसी भी हाउस में हमें रीडिंग जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग होती है और थर्ड रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग की अगर हम बात करें तो मतलब समझ लीजिए कि सिर्फ उसके टाइटल जो है और ऑब्जेक्टिव जो है वो पढ़े जाते हैं, वहां पर कोई डिस्कशन होता है क्या, डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। फिर सेकंड रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग में डिस्कशन होता है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। और अगर जो बिल है वो बड़ा हो, अगर बिल जो है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो, बड़ा हो, तो उसको कमेटी की तरफ भी रेफर किया जाता है। अलग अलग कमिटीज हमने एमएम एकेडमी ऐप पर पढ़ी है ना। और अगर हम थर्ड रीडिंग की बात करें तो वहां पर फिर पासिंग वगैरह हमें बिल का ओवरऑल देखने को मिलता है, सेकंड हाउस में जाता है, फिर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। दोनों ही हाउसेस में ये पूरी प्रोसेस जो है सिमिलर तरीके से चलती है। और जब हम बिल की बात करते हैं तो बिल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल भी होता है और गवर्नमेंट बिल भी होता है। गवर्नमेंट बिल वो होते हैं जो मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो मिनिस्टर के अलावा कोई भी अगर एमपी है उसके द्वारा होता है। क्योंकि देखिए हाउस में एमपीज होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, और यहाँ पर कैबिनेट होती है। यहाँ पर एमपीज, ठीक है, एमपीज में यहाँ पर आप समझ लीजिए बीजेपी प्लस यहाँ पर हमें कांग्रेस बाकी प्लस जितनी भी है वो सब देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मिनिस्टर्स अगर हम देखें तो बीजेपी की सरकार है, इससे सिर्फ बीजेपी के देखने को मिलेंगे। कैबिनेट अगर हम देखें तो बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी ही हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमें बीजेपी, जरूरी नहीं है कि हर बीजेपी एमपी को मिनिस्ट्री पद मिले, है ना, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर कम परसेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीजेपी के यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। अब ये इसमें से ये जो बाहर का तबका हमें देखने को मिल रहा है ये क्या हो गए, प्राइवेट मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो अगर इन्होंने बिल लेकर आए, बीजेपी का ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने बिल लेकर आए तो वो कहलाएगा प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट बिल है वो मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है। मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए और ये समझ लीजिए, ये जो तबका है इनके द्वारा अगर लाया जाए तो वो कहलाएगा गवर्नमेंट बिल। तो अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट बिल है उसके पास होने की शक्यता ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनकी सरकार है ना। तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके से जो बिल्स है वो पास होते हैं, 3 रीडिंग हमें देखने को मिलती है। और फिर जब वो राज्यसभा में जाता है, फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा उसको अमेंड बोल सकता है या फिर उसको चेंजेस बोल सकता है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है ना। अगर बहुत ज्यादा देर के लिए विथहोल्ड हो जाए तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि ज्वाइंट सिटिंग जो है वो भी कर सकता है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान सिर्फ हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलता है, स्टेट लेजिस्लेचर में देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको इसके साथ बता दी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो यहाँ पर मुझे आपको बताना है। तो जब भी बिल पास होते हैं ना तो अलग अलग हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर जो बिल पास हुआ है वो वॉइस वोट से हुए हैं। मतलब अगर किसी को बोलना है आए, मतलब बोलिए कि हाँ भैया पास करना है तो आए, मतलब यस नो, इस तरीके से होता है। और फिर देखा जाता है स्पीकर के द्वारा या फिर चेयरमैन के द्वारा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, कि भैया किसको ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके तहत वो पास कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे रूल 252 जो है राज्यसभा रूल बुक का, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रूल 252 जो है उसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये अधिकार है किसी भी मेंबर का कि वो यहाँ पर वोट बाय डिवीजन बोल सकता है कि देखो आपने जो यहाँ पर जो वॉइस वोट लिया है उससे हम समाधानी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करो, आप जो डिवीजन है उसके तहत लो। मतलब क्या है कि भैया हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जिससे कि एक्चुअल में वोट्स कितने मिले हैं वो पता रहेंगे। क्योंकि जब हम वॉइस वोट कर रहे हैं तो किसने किसको वोट किया है पता ही नहीं चल रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक अधिकार है लेकिन ये भी नहीं किया गया, इसे भी यहाँ पर वॉयलेट किया गया, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूल 252 जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो फार्मर्स फ्रीडम है इसकी, ठीक है, फार्मर्स फ्रीडम। तो ये वाला हम आर्टिकल जो है, एडिटोरियल जो है वो देखने वाले हैं। ये वाला एडिटोरियल जो है वो देखने वाले हैं, मर्ज करके देखेंगे कि दोनों ही चीजें यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पीपीटी में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ जब हम वर्ल्ड न्यूज पर आते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो अर्मेनिया है और अजरबैजान है उनमें डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आइए एक बार न्यूज में देख लेते हैं, न्यूज में बोल रहा हूं, यहाँ पर मैप में देख लेते हैं अजरबैजान और अर्मेनिया कहाँ पर आता है।
तो देखिए ये है हमारी खूबसूरत धरती और यहाँ पर हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। तो इधर हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो कैस्पियन सी है ये देखने को मिलता है और कैस्पियन सी के यहाँ पर हमें अजरबैजान देखने को मिलता है और इसी को लग के यहाँ पर आर्मेनिया जो है ये देखने को मिलता है। तो देखिए अगर आप देखोगे ना, ये जो इधर की टेरिटरी हमें देखने को मिलती है थोड़ी डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी से नहीं चल रहा है, काफ़ी दिनों से हमें कॉन्फ्लिक्ट जो है ये देखने को मिल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान के पीछे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि यहाँ पर कौन कौन सी टेरिटरीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी टेरिटरीज को ये कनेक्ट करता है, कौन कौन सी मतलब वाटर बॉडीज है उसको ये कनेक्ट करता है, उसको बॉर्डर करता है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नगोर्नो कराबख यहाँ पर जो है, जिसे अरसक जो है ये भी कहा जाता है, लैंडलॉक्ड रीजन है साउथ कॉकस का, और उसी के साथ साथ जो कराबख माउंटेन रेंजेस है उसके बीच में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो वॉर्स है, जो बहुत सदियों से चलते आ रहे हैं, वो एमएम एकेडमी जो है उस पर कवर हो रहे हैं। इंडियन वॉर एंड ऑपरेशन जो है वो भी कवर हो रहे हैं। तो एमएम एकेडमी पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसी के साथ साथ एक और न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, पाकिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एंसेस्ट्रल हाउसेज जो है राज कपूर दिलीप कुमार साहब के, वो यहाँ पर लेने वाले हैं और म्यूजियम जो है उसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर मतलब वो रीजन में इनके जो घर है वो हमें देखने को मिलते हैं, एंसेस्ट्रल है, काफ़ी पुराने हैं, मतलब काफ़ी पहले आज़ादी मिलने के पहले जो घर है बने हुए हैं, बिल्ट हुए हैं और इनके अब घर को यहाँ पर म्यूजियम जो उसमें कन्वर्ट किया जाएगा ऐसा बोला जाए। डिमोलिशन भी काफ़ी इससे हो रहा था। तो ये भी आपको पूछा सकता है कभी कभार कोई एग्जाम में कि किस किस के घर है, तो राजकुमार साहब दिलीप कुमार साहब जो है ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सूडान जो है वो लेटेस्ट है, फोकस कर रहा है ऑफ यूएस एफर्ट्स टू इम्प्रूव अरब टाइज विथ इजराइल। तो ये भी एक न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है कि टाइज जो है अभी ये हम बोल सकते हैं कि फेड चल रहा है, जो अरब नेशंस है उनका इजराइल के साथ कोलैबोरेशन करना है ना। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। बाकी अगर हम देखें ये वाला एक्सप्लेन सेक्शन है, तो ये एक्सप्लेन सेक्शन में ये वाली जो न्यूज़ है ये हम देखने वाले हैं आईएएफ का रोल जो है ईस्टर्न लद्दाख में, खासकर जब विंटर सीजन हो रहा है तो उसमें क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर गनर्स डे जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, 193rd गनर्स डे। तो यहाँ पर आर्टिलरी की बात हो रही है, तो इंडियन आर्टिलरी की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके की आर्टिलरीज जो है इंडिया की वो हमें देखने को मिलती है, खासकर अगर हम K9 वज्र टी गन देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है और रिसेंट टाइम की हमें देखने को मिलती है ना। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस हमने किया हुआ है, न्यूज़पेपर में डिस्कस किया हुआ है। K9 जो वज्र है टी अगर हम देखें तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स है, ठीक है। सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर हमें देखने को मिलता है, होविट्जर गन हमें देखने को मिलती है। बाकी अगर हम इकोनॉमी की न्यूज़ देखते हैं तो इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए करेंसी जो है पब्लिक पर वो फ्रेश हाई टच हो गया है 26 लाख करोड़, ठीक है। लेकिन जो पेस है काफ़ी स्लो चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के हाथ में जो करेंसी है वो किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। अब आप सोचोगे कि लोगों के हाथों में कितनी करेंसी है पता कैसे चलता होगा, तो ये जो है ना ये निकाला जाता है कि ओवरऑल सर्कुलेशन में कितनी करेंसी है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये हमारी सिस्टम है तो इसमें ओवरऑल सर्कुलेशन में कितनी करेंसी है और बैंक में कितनी करेंसी है, ठीक है। मतलब सर्कुलेशन में कितनी बाहर करेंसी, इसका डेटा तो गवर्नमेंट के पास है बट ऑब्वियस रहेगा, खासकर आरबीआई जो उनके पास रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि भैया सर्कुलेशन में कितनी करेंसी, सर्कुलेशन में अगर समझ लीजिए टोटल जो सर्कुलेशन में करेंसी चल रही है वो है 100 रुपये, ठीक है। और बैंक में अगर जमा है 50 रुपये, तो मतलब क्या है कैश में लोगों ने अपने पास 50 रुपये जो है वो जमा करके रखे हुए, उसी तरीके से यहाँ पर निकाला जाता है। तो उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भैया 26 लाख करोड़ जो है फ्रेश है यहाँ पर करेंसी विद द पब्लिक हमें देखने को मिल रहा है। अब पब्लिक के हाथ में क्यों करेंसी है, क्योंकि देखिए ना कंडीशन ऐसी चल रही है कि सब लोग सोच रहे हैं कि भैया हम खर्च नहीं करते, हमारे पास रखते हैं, क्योंकि कोरोना अगर हो जाए तो फिर कितने खर्चा आ जाए, कितने लाख खर्च हो जाए बता नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ओके। और उसी के साथ हार्ली डेविडसन जो एग्जिट मार रहा है इंडिया से, ये भी आपको पता होगा। हार्ली डेविडसन जो बाइक है वो यहाँ पर बनती है, उसी के साथ यहाँ पर सेल होती है और काफ़ी सालों से ये जो मुद्दा है, देखिए ये बहुत पहले हुआ था। हार्ली डेविडसन जो है ये अगर आप देखोगे बहुत पहले हुआ था, मतलब 2007-8 के आसपास हुआ था, जहाँ पर ये बोला गया था कि हम इंडियन मैंगोज जो है वहाँ पर बेचेंगे और उसके बदले में यहाँ पर हार्ली डेविडसन जो है वो बेची जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि रिसेंट टाइम्स में
जो हार्ली डेविडसन है उस पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाया जा रहा था, इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने क्रिटिसाइज भी किया था कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स हार्ली डेविडसन पर लगाता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अब नहीं जम रहा है, मतलब जो हार्ली डेविडसन उन्होंने बोला कि हम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इससे हो सकता है कि पूरा जो सिनारियो है यूएसए के साथ, जो ट्रेड रिलेशंस है वो यहाँ पर चेंज हो जाए। तो इससे रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि है बैरियर्स का, जो कि है बैरियर्स का। बैरियर मतलब अड़थड़े क्रिएट करना। कैसे लगाए जा सकते हैं? टैरिफ बैरियर होता है, नॉन टैरिफ बैरियर होता है। टैरिफ मतलब जो पैसे से लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी जो हम लगाते हैं। नॉन टैरिफ मतलब कोई स्टैंडर्ड से लगाते हैं कि भैया ये स्टैंडर्ड का ही माल हमको चाहिए, नहीं तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये भी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। बाकी अगर हम स्पोर्ट न्यूज़ देखें तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल नहीं है। तो ये पूरा न्यूज़ पेपर हमें देखने को मिलता है आज का, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिली है। अब चलिए जो एडिटोरियल्स है उन्हें हम कवर करते हैं डिटेल में, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पीपीटीज पर समझते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्लेन सेक्शन की न्यूज़, जो कि है आईएएफ रोल ईस्टर्न लद्दाख में। अब आप सभी को पता है लद्दाख एरिया जो है काफ़ी ठंडा हो जाता है विंटर सीजन में, अगर आप देखोगे तो बहुत ही खतरनाक है ना। तो इंडियन आर्मी जो है बेसिकली वो प्रिपेयर कर रही है कि अपनी जो डेवलपमेंट ट्रूप्स है वो वहाँ पर एक्सटेंड करे, मतलब वहाँ पर लेकर जाए विंटर मंथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आईएएफ है उनका काफ़ी की रोल यहाँ पर हो जाएगा ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। टफ टेरेन है, उसी के साथ विंटर सीजन है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो भी फेस करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर लॉजिस्टिक जो है लार्ज फोर्सेस की, क्या आईएएफ यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है? तो देखिए एक पार्ट जो है लॉजिस्टिक का, आर्मी रिक्वायरमेंट का लैंड ट्रांसपोर्टेशन है ना। यहाँ पर जो विंटर सेट्स है उसके पहले यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान जो है वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टोपोग्राफिक चैलेंजेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टोपोग्राफिक चैलेंजेस है। बिगेस्ट चैलेंज अगर हम देखें तो अल्टीट्यूड है ना। इतने हाई अल्टीट्यूड पर जो चीज़ें हैं वो करना, लैंडिंग करना, टेक ऑफ करना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट्स भी रहते हैं। बेनिफिट कैसा रहता है कि विंटर सीजन जब आता है उस टाइम पर डेंसर हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो लोड है वो ज़्यादा यहाँ पर लाया जा सकता है, ठीक है। पहले अगर आप देखोगे तो कम लोड लाया जा सकता है, लेकिन बाद में जब यहाँ पर विंटर सीजन आता है ज़्यादा लोड लाया जा सकता है। तो ये एक बेनिफिट भी होता है, लेकिन उसी के साथ साथ प्रॉब्लम ये भी होता है कि भैया लैंडिंग जो होती है, टेक ऑफ जो होता है, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बैड वेदर जो है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और बड़े चैलेंजेस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ना। जो क्लाउड बेस है वो यहाँ पर लोअर हो जाता है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप चीज़ें जो है वो करते हो। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे लोअर द टेम्परेचर, यहाँ पर पेलोड जो है एक अब बेटर हो जाता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो एयर है वो डेंसर हो जाती है, डेंसिटी यहाँ पर हाई हो जाती है, जिससे कि लिफ्ट कैरिंग कैपेसिटी जो है फ्लाइंग मशीन्स की वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेविगेशन की, तो नेविगेशन का प्रॉब्लम होगा क्या? देखिए नेविगेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है टेक ऑफ और लैंडिंग का, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी होती है ना। अगर आपने देखा होगा केरला जो है वहाँ पर किस तरीके चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जहाँ पर टेरेन बहुत ही मुश्किल हो, वहाँ पर जो टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होती है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है, काफ़ी सतर्कता से करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। बाकी नेविगेशन अगर हम देखें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर जो जवाब है वो है तांजानिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आपने ज़रूर लिखा होगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। MM Academy ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।